नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आया हूँ, जिसमें बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि क्या सर हम नेट का एग्ज़ाम कब दे सकते हैं? सर अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सर अभी हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, सर हम पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं लेकिन हम एलिजिबल हैं कि नहीं? पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, लास्ट सेमेस्टर है, तो हम कब एलिजिबल होंगे? एंड सर क्या हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी? क्या सर ये यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करनी होती है? तो क्या पैटर्न है? सर क्या माइनस मार्किंग होती है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम टीचर्स फेस करते हैं यूट्यूब पर। तो आइए ज्योग्राफी को और आसान बनाएं। यूजीसी नेट के नेचर को समझते हुए, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको समझते हुए हम अपने आप को इस तरह से ढालें। युद्ध में उतरने से पहले हम अपने आप को सुसज्जित करें, अपने आप को इक्विप्टेड करें उन सारे औजारों, हथियारों से जो युद्ध की डिमांड होती है। यूजीसी नेट आपसे चाहता है कि आप एक योद्धा जैसे पेश आए, तो उसके लिए आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे रैम्बो पिक्चर में टैंक चलाना भी जानता है, राफ्टर चलाना भी जानता है, बजूका भी चला लेता है, गन्स हर तरह की चला लेता है, फाइटिंग में कुशल है, जासूसी में कुशल है। ऐसे ही हमें भी दसों यूनिट स्ट्रॉन्ग करना है, उसके दुश्मन के नेचर को जानना है, अपनी कैपेबिलिटीज को जानकर उसे उभारना है। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए हमें भी प्रिपेयर होना का एक रणभूमि में उतरने के लिए आपको इतनी चीजें करनी होगी। तो वो चीजें क्या हैं? तो आइए चलिए हम देखें। हमें अपने सिलेबस से परिचित होना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम एलिजिबल हैं भी कि नहीं युद्ध में जाने के लिए, और क्या हमारा एग्जाम पैटर्न कहता है, क्या माइनस मार्किंग होती है, और क्या सर पीछे का कट ऑफ जो आया हुआ था वो हमें किस तरह से असिस्ट करेगा आगे की प्रिपरेशन में। तो इन्हीं सारी चीजों पर मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। इस वीडियो को कान में हेडफोन लगाकर देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल लेमैन स्टाइल में ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी, जिसका कोड नंबर 80 है, ये पेपर 2 को कवर अप करता है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। जब भी कभी आप एग्जाम का जो है फॉर्म भर देते हो, जैसे अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट्स भी एग्जाम की आ चुकी हैं। अब 2025 के दिसंबर के एग्जाम के लिए आप फॉर्म्स भर रहे हो। फॉर्म्स भर लेने के बाद क्या करना है, वहीं से प्रिपरेशन ठीक से शुरू हो जानी चाहिए। वैसे तो प्रिपरेशन साल भर की 6 महीने की होती है, लेकिन प्रिपरेशन यहीं से शुरू हो जाए। तो सर एग्जाम जो होगा वो क्या 2 पेपर होगा? क्या बीच में गैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों में आते हैं। तो मैं बता दूं कि 2 पेपर का एग्जाम होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर हमारे यहाँ पर निशांत सर और गुलशन मैम बहुत अच्छे से आपको क्लियर बताते हैं। आप उनकी क्लासेस में जाकर ये चीजें देख सकते हो। तो मैं आज फर्स्ट पेपर की बात नहीं करूंगा। फर्स्ट पेपर के लिए निशांत सर और गुलशन मैम ने जो है इस पर वर्कआउट किया है, बच्चों को बताया हुआ है। मैं बात करूंगा सेकंड पेपर की, पेपर 2 की। 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन और बाकी चीजों से रिलेटेड है। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका कोर जोन है, जिसे आपने मास्टर्स डिग्री करी हुई है, जिसको आपने 3 साल, 2 साल, 1 साल या 4 साल पढ़ा, उससे रिलेटेड बातें हम लोग आज करेंगे। तो पेपर 2 की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, एमसीक्यूज स्टाइल में पूछा जाता है। याद रखिएगा, ट्रू फॉल्स के बेसिस पर, असर्शन और रीजन के बेसिस पर, मैच द फॉलोइंग के बेसिस पर, फैक्ट के एमसीक्यूज के बेसिस पर, कभी कभी कोड्स के बेसिस पर भी क्वेश्चन आते हैं, और कई बारी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी देकर आपसे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछता है। तो इतनी सारे तरीके के एमसीक्यूज आपके आएंगे एग्जाम में। और ये एमसीक्यूज जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर 3 घंटे का होता है। मतलब कि अब आप चाहें तो 1.5 घंटे का क्लासिफिकेशन कर लीजिए, या आपको लगता है कि नहीं हमें ज्योग्राफी से ही सारे मार्क्स उठाने हैं, तो हम इसको 2 घंटे देंगे या 1 घंटे 45 मिनट देंगे, 1 घंटे ही उस पेपर को देंगे। लेकिन कुछ को लगता है कि नहीं, पेपर 1 ज्यादा टाइम टेकिंग है, ज्योग्राफी में तो पढ़ना है, टिक लगाना है, इसमें कैलकुलेशन करनी है और तरह तरह की चीजें करनी है, सोचना है, तो लोग उस पर ज्यादा टाइम दे देते हैं। इसीलिए कंबाइंड वे में आपके टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही ये 3 आवर्स आपको एक साथ कंबाइंड दे देते हैं। बीच में किसी तरह का हॉल्ट नहीं होता। तो सीधे 2 पेपर एक साथ कंडक्ट होंगे एमसीक्यूज बेसिस पर, इस तरीके से 3 घंटे का सेशन विदाउट ब्रेक, सिंगल वे में, वन गो में, एक शॉट में मारना है। ठीक है,
याद रखिएगा सिलेबस जो है ज्योग्राफी का मैं बता देता हूं, 10 पार्ट्स में 10 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। तो कहां से शुरू होती है ज्योग्राफी? तो जियोमॉर्फोलॉजी से कहां तक जाती है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तक। तो वो कौन कौन सी 10 यूनिट्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता देता हूं। बट याद रखो कि शुरू की पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट, ये यूनिट्स को हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। और उसके बाद की यूनिट, 5वीं यूनिट, 6वीं यूनिट, 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट, 9वीं यूनिट, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें हम पहाड़, पठार, चट्टान, नदी, नाले, पानी और चट्टाने और वायुमंडल आदि के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल आदि चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और इन्हीं दोनों की कॉम्बिनेशन को भारत स्तर पर 10वीं यूनिट पर पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो मतलब कुछ फिजिकल ज्योग्राफी, कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का कोलैबोरेशन मिलाकर हमारे 10 यूनिट्स प्रिपेयर किए गए हैं। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाए गए हैं। लैंड पढ़ने के बाद एयर पढ़ो, एयर पढ़ने के बाद वाटर पढ़ो, इन तीनों को मिलाकर बायोस्फीयर और क्लाइमेट बनता है, उसको पढ़ो। क्लाइमेट ही बीच की कड़ी होती है। ह्यूमन ज्योग्राफी से फिजिकल ज्योग्राफी को जो जोड़ता है वो जोड़ता है इन्वायरमेंट। और जैसे ही आप इन्वायरमेंट पर आते हैं तो पॉपुलेशन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, जो कि सबसे बड़ी जड़ मानी जाती है, एक बेस माना जाता है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। उसके बाद सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। आगे चलकर हम ज्योग्राफिकल थॉट्स को पढ़ते हैं अच्छे से, कि हमारे थॉट्स एंड थिंकर्स, बड़े बड़े खोजकर्ता, बड़े बड़े रिसर्चर्स, उन्होंने क्या कहा, अपने क्या थॉट्स दिए कुछ टॉपिक्स के बारे में। फाइनली हम टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं और लास्ट में इन्हीं सारी चीजों का एक समअप समेशन करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं किसमें? 10वीं यूनिट में। तो वो यूनिट्स कौन कौन सी हैं एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या बताया मैंने? यूजीसी नेट के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार जिस ज्योग्राफी जिसका कोड नंबर 80 है, ज्योग्राफी के लिए आपको 10 यूनिट्स पढ़नी होती है। शुरू की यूनिट्स आप सविंदर सिंह से पढ़ जाइए, शुरू की यूनिट्स आप सविंदर सिंह से पढ़ जाइए, मैं रिकमेंड करता हूँ। और कुछ ज्योग्राफी की यूनिट्स आप माजिद हुसैन से भी पढ़ सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के पोर्शंस को भी और कुछ सेक्शंस ऐसे। वैसे तो ये सारी चीजें सेपरेट पढ़ने के बजाय कंबाइंड वे में पढ़ जाइए, वो ज़्यादा इजी होता है। नहीं तो एक एक किताब के लिए एक एक यूनिट पढ़नी पड़ जाती है। तो इसीलिए सविंदर सिंह, माजिद हुसैन, इतनी तो आप 2 किताबें तो पहले पढ़ जाइए, उसके बाद की स्ट्रेटेजीज बनती रहेंगी। ठीक है, क्लास में आइए, टीचर से मिलिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके जवाब देता हूँ। तो आप वहाँ पर भी आप मुझसे किताबों के बारे में एक स्टडी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपको 2 किताबों से तो होकर जाना ही पड़ेगा। तो बाय द वे यही 10 यूनिट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब आइए हम देखें कि इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो बताएंगे सर 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। 3 घंटे के अंदर इसको कंडक्ट कराना होता है, मतलब 180 मिनट। अब आप इसको बांट लीजिए, आप इसको बांट लीजिए कि कैसे हम कितना टाइम किसको दें आपकी इफिशियंसी पर। अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा है तो आप फर्स्ट पेपर पर कम टाइम दीजिए, अगर आपका सेकंड पेपर अच्छा है तो आप सेकंड पेपर पर कम टाइम दीजिए। प्रैक्टिस करने से ये चीज़ आपको खुद पता चल जाएगी कि हमें कौन से सेक्शंस पर ज़्यादा टाइम देना है। अगर इक्विलिब्रियमिटी के यूज़ करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, तो 1.5 घंटे दोनों को दे दीजिए। ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो तो उसको किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आएंगे तो बताएंगे सर। ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 1 में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50 क्वेश्चंस। तो टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चंस होते हैं? 150 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स के होते हैं? तो हर एक क्वेश्चंस 2 मार्क का होता है, तो 150 इंटू 2 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। मेरी बात समझ गए? इज दैट क्लियर? एवरीबडी गॉट इट? आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। मार्किंग स्कीम क्या है सर? क्या ये माइनस मार्किंग कंटेन करता है? तो बताएंगे कि सर बिल्कुल नहीं। अगर आप नेट का एग्जाम्स दे रहे हो तो एक सही आंसर पर, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। 2 मार्क्स। और किसी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए, तुक्का मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी प्रिपरेशन कीजिए कि तुक्का मारने की कोई जरूरत ना पड़े। चलिए
ये हुआ आपका एग्जाम का पैटर्न। सिलेबस क्या है, सिलेबस के कितने यूनिट्स हैं, कैसे इनको पढ़ें। अब बात आती है कि सर क्या सब लोग ये एग्जाम दे सकते हैं? 21 साल के हो गए सर, हम क्या एग्जाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। एज क्राइटेरिया और साथ ही साथ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके एजुकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अपीयरिंग सेक्शन में हो, अपीयरिंग मतलब ठीक पास होने के एक सेमेस्टर पहले या एक ईयर पहले, अगर सेमेस्टर वाला हो रहा है तो सेमेस्टर पहले, और अगर ईयर वाले फ्लो में आप चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में तो आप एक ईयर पहले अपीयरिंग वाले सेक्शन में, जिसमें इस साल आप एग्जाम देकर पास कर जाएंगे, केवल वही लोग एलिजिबल हैं और उसी सब्जेक्ट से एलिजिबल हैं जिस सब्जेक्ट्स में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। अगर आपने ज्योग्राफी से मास्टर्स किया हुआ है तो आप ज्योग्राफी के लिए ही एलिजिबल हैं, लाइफ साइंस के लिए नहीं है। साइंटिस्ट जो ज्योग्राफी में साइंटिस्ट बनते हैं उनके लिए नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। आप केवल और केवल ज्योग्राफी के लिए ही एलिजिबल होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका आपके एजुकेशन पर डिपेंड करता है कि भैया यूजीसी नेट की ज्योग्राफी की एलिजिबिलिटी ये कहती है कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, यूजीसी नेट की लिस्ट में लिस्टेड उन सारी यूनिवर्सिटीज से जिनको ये सर्टिफाई करते हैं, अगर आपने उन यूनिवर्सिटीज से, कहीं कहीं पर ओपन यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जैसे इग्नू है, या कहीं कहीं पर बड़ी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, तो उन सारी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज में से अगर आपने, वैसे तो ज्यादातर लिस्टेड ही होती हैं, आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अपीयरिंग में भी हो और आपने कम से कम 55% एटलीस्ट लेकर आए हो, सेकंड डिवीजन भी है चलेगा, 60% नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 55% होना चाहिए। कुछ लोगों को आरक्षण के रूप में 50% भी हो जाता है, कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, तो ये आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कहती है कि मास्टर्स डिग्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप जो है मास्टर्स डिग्री किए हो, मास्टर्स में आप 55% लाए हो, ठीक है, और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स भी हैं, रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इज दैट क्लियर? अब आप एग्जाम दे दीजिए, अब उसके बाद पता चला कि 55% नहीं आया तो दैट इज अनदर थिंग, बट आप दीजिए एग्जाम, ठीक है, ये एग्जाम आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छी सी प्रिपरेशन करके अच्छे लेवल की समझ रखेंगे, अपने दुश्मन के नॉलेज को अच्छे से जानेंगे, दुश्मन के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, माइनस मार्किंग है कि नहीं, हम एलिजिबल हैं कि नहीं। और ये एग्जाम आप, नेट का एग्जाम का लिमिट नहीं होता, आप चाहें तो कई सालों तक दे सकते हैं, बट कोशिश करिए कि 5 वर्षीय परियोजना या 10 वर्षीय परियोजना ना बनाएं, 1 साल से 1.5 साल के अंदर एग्जाम निकालें। 6 महीने का सिलेबस होता है, अब आप उसे कितना टाइम देना चाहते हैं। कुछ तेज बच्चे होते हैं 3 महीने में ही कर लेते हैं, कुछ तेज बच्चे नहीं होते हैं जो वो 6 महीने से साल भर लगाते हैं, बट इतना सफिशियंट होता है। इसमें फाउंडेशन भी प्रिपेयर हो जाता है एनसीईआरटी का, आपके यूजीसी के जो कॉलेजेस हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं, उसका सिलेबस तो कवर अप होता ही होता है, एडिशनल चीजें भी हम इसको पढ़ ले जाते हैं। बात समझ आई? सभी को क्लियर है? पूरी कोशिश करते हैं हम कि जेआरएफ निकल जाए, इसके लिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, और अगर वो नहीं निकला तो नेट निकल जाता है। हम अगले साल जेआरएफ को कोशिश करते हैं टैकल करने की, चलो कि एवरेस्ट की ऊंचाई में हम इतना चढ़े, अगले साल अगली बार इतना तो चढ़ ही जाते हैं और चढ़ जाएंगे। पूरी कोशिश करें कि जेआरएफ निकाले, नहीं तो नेट निकला, और नेट से भी थोड़े कम मार्क्स आते हैं, क्राइटेरिया फिक्स होता है, तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि नेट और पीएचडी के बारे में सोचो ही मत, केवल जेआरएफ का कट ऑफ देख लो कि कितना जाता है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन आप लोग को करनी चाहिए। तो चलिए हम देखें कि पिछले साल का कट ऑफ क्या कहता है। पिछले साल का मतलब इसी साल 2025 में जून में एक एग्जाम हुआ। जून के एग्जाम का कट ऑफ लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि कम जाएगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि जून के एग्जाम में असर्शन रीजंस भी आएगा, टेक्निकल क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जून के एग्जाम में फैक्ट के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ दिए गए और इसकी वजह से इसका कट ऑफ हाई चला गया, बट इसको एवरेज और मॉडरेट कट ऑफ कहा जाता है। अब आइए हम देखें
कि हमारा जून 2025 इसी साल का कट ऑफ कितना गया था। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी का कोड नंबर 80 का 4 तरीके से कट ऑफ बनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहां पर इक्विटी का रूल चलता है। अनरिजर्व्ड, जिनको यूआर कहा जाता है, इनका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है। कितने में से कितना आ रहा है, तो मैंने बताया था 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती। तो 300 में से 216 अनरिजर्व्ड का हम लोगों ने निकाल दिया। मेरी बात समझ में आई? अगर हम बात करें कि ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर होता है जिनको फैसिलिटीज नहीं मिलती, एक होता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उनका कट ऑफ जाएगा 208। ज्योग्राफी के ईडब्ल्यूएस जिनको 10% आरक्षण रिजर्व कैटेगरी जो कि यूआर के ही होते हैं, इनको भी कट ऑफ इक्वल रखा गया है ओबीसी के। एससी जिनको शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, इनका कट ऑफ 196 है, और एसटी का कट ऑफ 190 जाता है। हमारा प्राइम टारगेट होना चाहिए कि टॉप मोस्ट अपेक्स लेवल का कट ऑफ को हम ध्यान रखें कि 216 जाता है। हर बारी कट ऑफ 2 से 4 नंबर ऊपर उठ जाता है। ये अभी तक का मैकेनिज्म कहता है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा बाकी लोगों ने भी उतना पढ़ा। इतने सारे सोर्सेज हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना भी चल रही है, लोगों के पास पीडीएफ्स हैं, फ्री में यूट्यूब की क्लासेस चल रही हैं। आप दोबारा पढ़कर और मैच्योर हुए तो आपका आईक्यू बढ़ा, और भी तरह तरह के कारणों से बच्चे तेज हो गए और आगे के जमाने में तेज होते जा रहे हैं। और इसी वजह से, इन्हीं कारणों से कट ऑफ हमेशा 2 से 4 नंबर ऊपर उठ जाता है। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि ये 216 से 218 या 220 भी जा सकता है? तो हाँ, इसके पहले वाले बच्चे यही सोचे थे कि नहीं नहीं इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, 204, 206 या 208 तक ही रहेगा। चला कितना गया? 216 चला गया। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा 10 कदम आगे होकर करनी चाहिए। तो इस चीज को याद रखिएगा कि 216 है तो ये 220 से 22 भी हो सकता है। हमें ऐसी प्रिपरेशन करनी, एकदम बॉर्डर पर आकर प्रिपरेशन नहीं करी जाती। और ये बहुत बड़ा वो नहीं है, 300 में से 220 मार्क्स बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं शो करता। 70 से 80% की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं, तब आपका कोई भी एग्जाम प्रिपेयर, और 70 से 80 प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है ना, 70 से 80%। कॉमन आदमी जो होते हैं, कॉमन बच्चे जो होते हैं, वो 60 से 65%, उनको कॉमन मैन कहा जाता है। तो हम अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, पेपर 1 के लिए हमारे पास अच्छे टीचर हैं, इस तरह से वो गाइड कर देंगे आपको कि आपका पेपर 1 का टेंशन खत्म हो जाएगा। यूट्यूब की क्लासेस भी अगर आप उनकी कर लीजिए तो देख लीजिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो पेपर 1 को लेकर थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय लेते रहिए। पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट है, मैं अवेलेबल हूँ, कोर्सेज अवेलेबल हैं, और आपने खुद उसको पढ़ा भी है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, और उसको निखारना है 6 महीने में हम उसे मिलकर निकाल लेंगे, मेरी स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली इसे कट ऑफ हम टच कर देंगे। और हमारा कट ऑफ का टारगेट लास्ट ईयर से 4 से 6 नंबर हमेशा ज्यादा रखिए, और पूरी कोशिश करिए कि बिल्कुल बॉर्डर पर मत रहे, नहीं तो 1-2 नंबर से पीछे होने पर बहुत खलता है। क्योंकि कंपटीशन 1-2 लोगों के बीच में नहीं है, 7 से 8 लाख लोगों के बीच में है, जिनमें से अपीयर थोड़े कम होते हैं, लेकिन इतने तो बच्चे फॉर्म भरते हैं, इतने लोग हैं जो जॉब के लिए लड़ रहे हैं, सीट्स कम अवेलेबल होती है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए, सिलेबस ध्यान में रखिए, अपनी इफिशियंसी को ध्यान में रखिए, अपने रिसोर्सेज पढ़ने के लिए जो है उनको ध्यान रखिए। हमारा कोर्स भी बहुत महंगा नहीं होता, एक एवरेज आदमी आसानी से उसे खरीद कर पढ़ सकता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझ गए हैं, तो पहला कदम उठाइए कि पहले अपने हाथ से सिलेबस को नोट करके लिखिए, याद कीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बनाइए, 4 जगह से डाटा कलेक्ट कीजिए, पढ़िए, जानिए, अपने सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को अलग, फैक्ट्स को अलग, इसके एनालिटिकल पोर्शन को अलग, इसके टेक्निकल पोर्शन को अलग, थ्योरी एंड मॉडल्स का सेक्शन अलग, फिजिकल ज्योग्राफी की पकड़ अलग तरीके से बनाइए। 10 किताबें खरीदिए, 10 कॉपीज खरीदिए, हर एक कॉपी पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे 10 यूनिट्स की कॉपी बना लीजिए। अब जितने भी यूनिट 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता चलती है साल भर के दौर की पढ़ाई में, जहां जहां से भी, उन सारों को पॉइंट वाइज करते रहिए, अंडरलाइन करते रहिए, कलेक्शन बनाइए, 10 कॉपी खरीदिए, पैसा लगा लीजिए, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर देखिए
आपकी यूनिट 1 की एक अपनी कॉपी होगी, कभी अधिकारी बन जाओ, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, तो वही कॉपी पढ़ाने में भी तो काम आएगी, वही कॉपी इंटरव्यू निकालने में भी काम आएगी, वही कॉपी आपके रिवीजन के भी काम आएगी। तो 6 महीने से साल भर में आपने 10 कॉपीज़ बना ली, अलग-अलग जगह से दसों कॉपीज़ में अलग-अलग यूनिट्स की कॉपी बनाई ताकि किसी तरह का हौच-पौच ना हो। उसे मेंटेन कीजिए, पढ़िए और देखिए एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। तो दुश्मन को समझाना बहुत ज़रूरी था, उसकी स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ज़रूरी था, तब हम रणभूमि में उतरकर आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इसमें बहुत सारी और भी जिज्ञासा होती है बच्चों की जानने की, तो अगर आपको लगता है कि कुछ और पूछना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। मैं सुनील कृष्णा आप लोगों को तुरंत का तुरंत उस कमेंट के नीचे आंसर ज़रूर दूँगा। और लगता है कि नहीं और सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जानना है आपसे डायरेक्टली कैसे बात हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम डायरेक्टली क्लासेस रखते हैं। टेलीग्राम चैनल पर टीचर लाइव आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कमेंट पे आप कितना ही लिख पाओगे, तो आप अपने वॉइस में अपने मुंह से बात करके टीचर से या वीडियो कॉल के थ्रू भी टीचर से अगर आप बात करना चाहें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से आकर बात कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि हम पेड बच्चों को ही करते हैं, हम यूट्यूब के सारे बच्चों को इसी तरह से असिस्ट करते हैं। तो @ सुनील कृष्ण सर के नाम से सुनील कृष्ण सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको बाकी बातें अगर लगता है कि सरल शब्दों में 2 लाइन में पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर एक डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे फेस टू फेस, वन ऑन वन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए। हम हफ्ते में 1 या 2 बारी लाइव आते हैं। सारे बच्चों से जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, कम से कम 600 बच्चे, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और उनसे जुड़कर हम क्या करते हैं, आपके बातों का सामने से जवाब देते हैं। जो बच्चे यूट्यूब पर लंबे कमेंट्स नहीं कर पाते या टेलीग्राम पर कमेंट्स करके नहीं, वो बात करके जीना चाहते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़कर कर सकते हैं। तो चलिए, सभी को हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। अभी फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर दीजिए और 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी भी 2 महीने के अंदर कैसे पढ़ना है, उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजिक वीडियो बनाया है, उसको भी देखिए। तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एंड बाय बाय।